So here is the second module of fishery, as we have discussed the first module of fishery. So let's get started with the second module of fishery. देखिए सेकेंड मॉड्यूल ऑफ फिशरी में हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स जो कि फिशरी में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करा था लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है फिश की लाइफ साइकिल, और फिर किस तरह की जो है फिश होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, क्या होता है कोल्ड ब्लडेड, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे न्यू टर्म्स। देखिए न्यू टर्म में सबसे पहले आता है फिश फेकेंडिटी। देखिए फेकेंडिटी का मतलब होता है ability to produce numerous, or we can say abundance of offspring। ठीक है, मतलब जो रेट होता है मल्टीप्लिकेशन का, प्रोड्यूस करने का, दैट इज बेसिकली फेकेंडिटी। और फिश फेकेंडिटी इज वेरी मच हायर देन एनी अदर एनिमल। मतलब जो फिश का पोटेंशियल होता है प्रोड्यूस करने का, पोटेंशियल ऑफ स्पॉनिंग मैंने आपको बताया था, स्पॉनिंग कहा जाता है, एग रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है स्पॉनिंग कहलाती है। तो जो फिश की जो पोटेंशियल होती है प्रोड्यूस करने की, ठीक है, एग प्रोड्यूस करने की बेसिकली, या जो ऑफस्प्रिंग होती है वो प्रोड्यूस करने की, वो हाई होती है कंपेरेटिव टू एनी अदर एनिमल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एक मैच्योर फीमेल होती है, एक मैच्योर अडल्ट फीमेल जो होती है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, रिप्रोडक्शन के लिए, वो बेसिकली जो है अराउंड 0.1 मिलियन एग्स जो है रिलीज करती है एक टाइम में, इन वन टाइम। ठीक है, और ईच ऑफ हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ 1 kg ऑफ फिश इन अ एयर, इन और अबाउट एयर। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस तरह की स्पीसीज है, किस तरह की फिश है, ठीक है, उसके ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। बट जो फिश का ग्रोथ रेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, अगर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और गुड फेवरेबल कंडीशंस फिश को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो फिश का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू एनी अदर एनिमल। तो यही होता है फिश फेकेंडिटी बेसिकली प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जो फेकेंडिटी का मतलब होता है वो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस अबंडेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ये है फिश फेकेंडिटी। ठीक है, और ये हाई होती है किसी भी अदर एनिमल से। उसके बाद आता है कि फिश प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, फिश प्रोटीन प्रोडक्शन जो होता है वो भी जो है हाई होता है। देखिए प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि कॉमन फिश में 16 to 20% प्रोटीन होता है। जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा था उसमें फिश प्रोटीन के बारे में हमने बात करी थी। तो 16 to 20% नॉर्मली एक फिश में जो है, कॉमन फिश में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो फिश के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब पर ग्राम ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फिश को, वो होती है अराउंड 22 to 468 किलो जूल पर ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। और अगर इसको कंपेयर किया जाए अदर किसी एनिमल से, अदर फार्मिंग एनिमल से, तो उनको जो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए 550 to 3400 किलो जूल पर ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो फिश होती है, यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है इसमें, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेस होती है। ठीक है, और अदर एनिमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसी तरह से जो वार्म वाटर होता है, इट बेसिकली फेवर्स द फिश ग्रोथ। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी बताया था कि वार्म वाटर किस तरह से फिश के ग्रोथ रेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए फिश जो है एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और वी कैन से पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स। पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से अपने टेम्परेचर को अडेप्ट करते हैं, और उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। अगर हम फिश की बात करें तो फिश का बॉडी टेम्परेचर जो पॉन्ड में वाटर होगा, या जहाँ पे फिश है, चाहे वो लेक में है, रिवर में है, वो जो वाटर होगा, जो टेम्परेचर वाटर में होगा, उसके अकॉर्डिंग फिश के बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करेगा। एंड टेम्परेचर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ फिश के ग्रोथ रेट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे प्ले करता है, देखिए जो वार्मर क्लाइमेट्स होते हैं या जो वार्म वाटर होता है, वहां पे जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है दे आर फास्ट। जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली वार्म वाटर से एक्सलरेट करता है, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का डायरेक्ट फर्क पड़ता है ग्रोथ रेट पे।
ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा जो है एक्सेलरेट होती है वार्म क्लाइमेट में, वार्म वाटर में, ठीक है। जो फिश होती है वो बहुत ही तेज़ी से जो है ग्रो करती है, रैपिड उसका ग्रोथ रेट होता है। वाइल इन कोल्डर क्लाइमेट जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो स्लो डाउन होता है और जो ग्रोथ होता है फिश का वो रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो पॉन्ड में जो है मेंटेन किया जाता है फिश कल्चर में। कितने रेंज तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पॉन्ड पढ़ेंगे, जब फिश कल्चर पढ़ेंगे वहाँ पे। बट कुछ रेंज होती हैं जो रेंज जो है पॉन्ड में मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे वार्म वाटर जो है वो फेवर करता है फिश ग्रोथ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर फिश कल्चर। देखिए फ्रेश वाटर का मतलब होता है यहाँ पे जो सोर्स है वाटर का, दैट इज बेसिकली द रनिंग वाटर। मतलब जैसे रिवर में जो है फिश कल्चर किया जाता है, ठीक है, और लेक्स में किया जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक्यूमुलेटेड नहीं होता है, इट इज बेसिकली रनिंग वाटर। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज फ्रेश वाटर फिश कल्चर। तो देखिए जो फ्रेश वाटर फिश कल्चर के जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है बेसिकली पॉन्ड में वो 2 to 5 सेंटीमीटर जो टॉप सॉइल होती है दैट इज बेसिकली रिच इन न्यूट्रिएंट। और इसी लेवल तक जो है सॉइल में न्यूट्रिशन जो है एक्सचेंज होते हैं और ये जो लेयर होती है दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द लेयर इज नेग्लिजिबल। वहाँ पे न्यूट्रिशन कंसर्न जो है इतना नहीं होता है। तो ये जो है फ्रेश वाटर जो पॉन्ड होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं उनमें जो सॉलिबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो सॉलिबिलिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डिफरेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो डिफरेंट होती है एट द प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg। ये बेसिकली जो है SI यूनिट है प्रेशर को मेजर करने की, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें टेम्परेचर दिया गया है, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, टेम्परेचर सेल्सियस में है, ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी जो है वो आपकी mg में दी गई है पर लीटर ऑफ वाटर, और ये जो दिया गया है 15 to 35 दिया गया है। तो यहाँ पे जब कोई भी टेबल आपको दिया जाए तो सबसे पहले जो मिनिमम सबसे छोटा वाला जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे पहले आपको याद करना है कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखिए 9.76 जो है सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 पे होती है 7.04। 7.04 जो है ये होती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट कर रही है ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए जो टेम्परेचर होगा वो कम है, ठीक है, तो जो सॉलिबिलिटी होगी ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 35 में देखिए 7.04 है और 15 में देखिए 9.76 है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी होगी वो आपकी जो है रिड्यूस होती जाएगी। यहाँ पे देखिए 15 to 16 हुआ तो 9.56 हो रहा है, देखिए यहाँ से घट गया है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 22 है तो 22 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पे अराउंड 8.53 जो है वो ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी जो है वो घटेगी, रिड्यूस होगी। इससे आपको एग्जाम में ये आइडिया आएगा कि देखिए अगर 15 या 16 17 है तो एटलीस्ट ये देखिए 9 की रेंज में चल रहा है, अराउंड 19 तक 9 की रेंज में चल रहा है। उसके बाद देखिए 22 25 तक, देखिए 22 25 तक ये 8 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। जो सॉलिबिलिटी है वो 8 की रेंज में चल रही है। 26 से लेकर और 35 तक ये पूरी जो है वो 7 के आसपास है। और एग्जाम में कभी भी आपको जो है ये पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनमें नहीं पूछा जाता। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए आपको रेंज दी जा सकती है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बिगर नंबर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखिए 7.99 है तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो है 7 दिया जाए, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको 8 भी दिया जाए क्योंकि 7.9 है तो राउंड में इसको जो है 8 लिया जा सकता है। तो एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं पूछी जाती है। बहुत सारे बच्चे क्वेरी भेजते हैं मैम टेबल कैसे जो है रिकॉल करना है, टेबल कैसे याद करना है। तो टेबल्स को कभी भी याद नहीं किया जाता। अगर इस तरह का टेबल आपको दिया गया है तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम को याद रखें, तो बीच का जो है वो आपको एक आइडिया जो मिल जाता है कि किस तरह से होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं दिया जाएगा कि 17 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्शन आपको
ये दिए जाएंगे 9.37 या 8.84, नहीं, वो हो सकता है आपको राउंड अबाउट में डिजिट पूछे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर हमेशा ऑप्ट करते हैं। तो ये इनके पीछे लॉजिक्स होते हैं, हमेशा जो टेबल्स होते हैं उनके पीछे लॉजिक्स होते हैं। तो उन लॉजिक को हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और हमेशा ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली उनको जो है उनकी लैंग्वेज को बहुत ही टफ बनाया जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर है जो फ्रेश वाटर कल्चर के लिए मैनेज की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है लिविंग स्पेस फिनोमिना बेसिकली जो है फ्रेश वाटर के लिए, या लिविंग स्पेस फिनोमिना होता क्या है। देखिए लिविंग स्पेस फिनोमिना होता है कि जो फिश होती है, बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि फिश लार्ज पॉन्ड में जो है बिगर साइज की होती है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है और बिग साइज अटेन करती है इन लार्ज पॉन्ड्स, क्योंकि लार्ज पॉन्ड्स में जो विंड एक्शन होता है, जो विंड एक्टिविटी होती है बेसिकली वो ज़्यादा होती है, और उससे जो है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लार्ज पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज होता है कि लार्ज पॉन्ड्स आर वेरी मच डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू फिल वाटर, डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट। तो यहाँ पे इसीलिए जो है जो ये लिविंग स्पेस है इसके लिए एक रिकमेंडेड स्पेस दिया गया है ताकि जो है मैनेजमेंट में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन इन 0.2 हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड विल बी मोर देन डबल दैट ऑफ 0.1 हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड। तो इसका लिविंग फिनोमिना यही है कि जो फिशेज 0.2 हेक्टेयर के पॉन्ड में ग्रो की जाएंगी उसका प्रोडक्शन डबल होगा कंपेरेटिव टू 0.1 हेक्टेयर, क्योंकि बिगर साइज ऑफ पॉन्ड में जो फिशेज होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। जैसे ग्रास कार्प हो गई, ठीक है, तिलिपिया हो गई, ये पोनिटिस हो गई स्पीसीज, ये जो है बिगर साइज की बिगर पॉन्ड में जो है बेसिकली ग्रो होती हैं। तो इसीलिए जो लिविंग स्पेस है उसमें रिकमेंडेड ऑप्टिमम साइज दिया गया कि कन्वीनियंट हो फिश को ग्रो करना एक सर्टेन रेंज ऑफ पॉन्ड में, ताकि जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जाए। तो लिविंग स्पेस 0.4 हेक्टेयर टू 1 हेक्टेयर जो है रिकमेंडेड स्पेस है फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं उनको ग्रो करने के लिए, फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए। सो दिस इज 0.4 हेक्टेयर टू 1 हेक्टेयर स्पेस, ठीक है। तो ये जो है रिकमेंडेड स्पेस है ताकि लिविंग फिनोमिना को सेटिस्फाई किया जा सके, फाइन। तो ये जो है लिविंग स्पेस है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इमेजेस देख लेंगे। ये इमेज जो है ये आपकी जो है ये स्मॉल साइज जो पॉन्ड होते हैं कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और लार्ज साइज पॉन्ड कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया जो कवर करते हैं। तो ये इमेजेस जो हैं ये है स्मॉल पॉन्ड्स और ये लार्ज पॉन्ड्स है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो टर्म आता है ये आता है ड्रेनेबल एंड अनड्रेनेबल पॉन्ड्स। ड्रेनेबल एंड अनड्रेनेबल पॉन्ड्स। देखिए ड्रेनेबल पॉन्ड्स वो पॉन्ड्स होते हैं, देखिए ये वाला जो इमेज है ये ड्रेनेबल पॉन्ड्स का है, वो पॉन्ड्स जहाँ पे स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है वाटर के फिलिंग की और वाटर जो है ड्रेनेज की। मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे सोर्स दिए जाते हैं जिससे वाटर जो है पॉन्ड में एंटर करता है और वाटर जो है, तो दीज आर ड्रेनेबल पॉन्ड्स, ठीक है। और ये आर्टिफिशियली जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनमें बहुत सारा जो है टेक्निक्स जो है इसमें बेसिकली यूज की जाती हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो पाइप्स जो हैं ये यूज किए गए हैं, तो ये जो है वाटर को पॉन्ड में एक्यूमुलेट करने के लिए यूज किए गए हैं, वाटर का सोर्स है। और इसी तरह से जो है इसमें ड्रेनेज का भी जो है सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो वाटर है उसे फील्ड से ड्रेन किया जा सके, मतलब फील्ड मतलब पॉन्ड से ड्रेन किया जा सके। उसके बाद जो अनड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं, देखिए अनड्रेनेबल पॉन्ड्स बेसिकली जो है इनके बहुत सारे पर्पजेज होते हैं, पर यहाँ पे जो ये अनड्रेनेबल पॉन्ड है वो फिश कल्चर के लिए यूज किया जाता है। और अनड्रेनेबल पॉन्ड्स का एकमात्र सोर्स होता है हैवी रेन। हैवी रेन से ये जो वाटर होता है पॉन्ड में एक्यूमुलेट होता है, और देखिए इससे जो वाटर ड्रेन होता है यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो वाटर होता है वो अपने आप या तो ट्रांसपिरेशन से जो है लॉस होगा या इवेपोरेशन से लॉस होगा, ठीक है, या फिर जो है वाटर जो है
से लॉस होगा, ठीक है। या फिर देखिए पॉन्ड के आसपास जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो जो है वाटर को यूज़ करेंगे, तो इस तरह से जो है इससे जो वाटर होता है वो धीरे धीरे करके जो है अपने आप जो है कम हो जाता है, वाटर लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली जो इसका सोर्स होता है हैवी रेन होता है और देयर इज नो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज प्रोवाइडेड इन द पॉन्ड। कोई भी आउटसोर्स से कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है इन पॉन्ड्स में प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। जो लॉस होता है वो मैक्सिमम लॉस इवेपोरेशन से होता है, ठीक है, या फिर इस पॉन्ड इवेपोरेशन से होता है, या फिर पॉन्ड वाटर को जो है किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फिश कल्चर अगर हो गया है उससे तो जो वाटर होता है उससे अदर पर्पस के लिए भी जो है यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज अनड्रेनेबल पॉन्ड। अब देखिए जो अनड्रेनेबल पॉन्ड होता है उसका साइज देखिए, अनड्रेनेबल पॉन्ड का साइज 0.02 हेक्टेयर से आपका 2.5 हेक्टेयर तक जो है साइज होता है और 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर की डेप्थ जो है बेसिकली पॉन्ड की रखी जाती है। तो ये जो है अनड्रेनेबल पॉन्ड का साइज होता है। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अनड्रेनेबल पॉन्ड। अनड्रेनेबल पॉन्ड में कौन कौन से फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है वाटर स्लाइटली एल्कलाइन। जो वाटर होता है अनड्रेनेबल पॉन्ड में वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है विद द पीएच ऑफ 7 to 9। देखिए पॉन्ड किसी भी तरह का पॉन्ड हो फिश कल्चर में उसमें एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करना इज वेरी मच नेसेसरी। देखिए लाइमिंग एक टर्म आता है, लाइमिंग। तो लाइमिंग पॉन्ड में की जाती है टू मेंटेन दी पीएच लेवल, क्योंकि फिश प्रोडक्शन में पीएच का बहुत क्रूशियल रोल होता है। तो लाइमिंग के डोजेज जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने पीएच पे कितना लाइम का एप्लीकेशन जो है पॉन्ड में दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है जो अमोनिया होता है वो बेसिकली बिलो 0.02 mg पर लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। उसके बाद जो फोस्फोरस होता है, फोस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली लो होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है इट बेसिकली रेंजेस बिटवीन 3 to 50 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई सेडिमेंट वेट, ठीक है। 3 mg का जो कार्बन होता है ऑर्गेनिक कार्बन वो बेसिकली न्यूली फॉर्म्ड जो पॉन्ड होते हैं, जो न्यूली डिग किए जाते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनमें बेसिकली जो है इतने रेंज का अराउंड 3 mg तक का जो है ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है इट इज बेसिकली जीरो होता है। बट जब डार्क फेज होती है, जिस टाइम पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, उस टाइम पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है, इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी होती है पॉन्ड में, वो किस तरह से होती है? देखिए जब जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज होने लगता है, इसका लेवल जब डिक्रीज होने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है और इसका लेवल जो है वो 20 to 30 ppm तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो टॉलरेट की जा सकती है। इसके ऊपर जो है ये पॉन्ड के लिए, फिश कल्चर के लिए हार्मफुल होती है। तो दीज आर सम फिजिकल केमिकल पैरामीटर जो है अनड्रेनेबल पॉन्ड में ध्यान रखे जाते हैं। ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली दी फिजिकल केमिकल एनवायरमेंट इन दी अनड्रेनेबल पॉन्ड, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी drainable and not drainable, it is undrainable and drainable pond। मतलब अनड्रेनेबल और ड्रेनेबल पॉन्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ टेबल में दिए गए हैं। ड्रेनेबल पॉन्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, देखिए यहाँ पे इमेज मैंने आपको बताई थी, जो ये वाली जो इमेज है ये है ड्रेनेबल पॉन्ड की और ये वाली जो इमेज है ये है अनड्रेनेबल पॉन्ड की। देखिए यहाँ पे कोई भी जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आउटसोर्स से कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया है। जो वाटर है वो इवेपोरेशन से जो है रिड्यूस होगा धीरे धीरे लेवल जो है, या जो वाटर है वो वाटर टेबल जो फील्ड होता है, ठीक है, पॉन्ड होता है जहाँ पे ये डिग किया जाता है, वहाँ पे जो है वाटर इवेपोरेशन से, ट्रांसपिरेशन से या फिर जो है वाटर सीपेज के थ्रू जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये अनड्रेनेबल पॉन्ड में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट पॉन्ड के, मतलब अनड्रेनेबल एंड ड्रेनेबल पॉन्ड के,
ठीक है। तो ये देखिए अनड्रेनेबल पॉन्ड, मेनली जो अनड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं वो नेचुरल कंडीशंस में होते हैं, मतलब कि उसमें जो सोर्स होता है वाटर का वो नेचुरल सोर्स होता है, ठीक है। पॉन्ड को डिग किया जाता है और जो वाटर उसमें आता है वो हैवी रेन के थ्रू आता है, ठीक है। बेसिकली इनको जो है उन एरियाज में बेसिकली किया जाता है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। तो वाटर को एक्यूमुलेट करने के लिए वहाँ पे उस वाटर का डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसका इरिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, और फिश कल्चर के लिए तो किया ही जाता है। उसके बाद जो ड्रेनेबल पॉन्ड होता है इट इज काउ डंग ट्रीटेड। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि इनकी डिफरेंस जो इनमें जो है बेसिकली इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाटर पीएच। तो देखिए यहाँ पे अनड्रेनेबल में हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा 7 to 9 होता है, और ड्रेनेबल में देखिए 7.7 to 8.2 होता है, ठीक है। तो 7 से 8 इसको हम ले सकते हैं कि 7 से 8, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली वो 8.2 आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो आप इसको रेंज में ले सकते हैं, 7 to 8 आप इसको ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे कुछ रेंज में भी कंफ्यूज होते हैं कि रेंज क्या होती है। बेसिकली रेंज होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। एक लिमिट होती है मिनिमम और एक होती है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे मैं 7 और 8 बोल रही हूँ तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 7 से नीचे वाला नहीं आ सकता और 8 से ऊपर वाला नहीं आ सकता। 8.2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो आपको 8.5 देगा, ठीक है। लेकिन कई बार देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, कई बार क्या होता है अगर 7 to 8.7 है तो यहाँ पे वो इसको 9 ले सकता है, राउंड अबाउट जो है जिसे बोलते हैं लगभग अप्रॉक्स वैल्यू जो है एग्जाम में आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये 7 to 8 इसको यहाँ पे हम लेंगे और ये है 7 to 9। लेने का मतलब मेरा है आपके लिए कन्वीनियंट, मैं आपको बोल रही हूँ कि 7 to 8 आप याद रख सकते हैं कि 7 के आसपास की वैल्यू और 8 के आसपास की वैल्यू। तो ये इसके लिए जो है पीएच रेंज है। तो ये नेक्स्ट है जो टोटल एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है पॉन्ड में। अनड्रेनेबल पॉन्ड में होती है 52 250 mg मिलीग्राम ऑफ पर लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ पे ड्रेनेबल में होती है 88 to 200, ठीक है। उसके बाद देखिए अमोनिया। अमोनिया यहाँ पे 0.0052 0.300 है, ये जो है अमोनिया है। और यहाँ पे देखिए 0.0052 0.25 mg पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद देखिए नाइट्रेट जो होता है वो आपका 0.0052 0.020 है, और यहाँ पे जो ड्रेनेबल पॉन्ड है इसमें है 0.0052 0.20 mg पर लीटर ऑफ वाटर। तो देखिए जो यहाँ पे अमोनिया है और जो यहाँ पे नाइट्रेट है, तो ये देखिए लगभग जो है इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस है। तो ये भी जो है आसपास का वैल्यू है, मतलब जो अमोनिया है उसका लेवल और इसका लेवल जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू में है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो आपका 0.0012 0.050 mg पर लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ पे 0.0402 0.160, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्लैंकटन होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन नंबर में यहाँ पे दिए गए हैं पर लीटर 59 to 3911, ये नंबर दिया गया है पर लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ पे 3 to 860। उसके बाद जू प्लैंकटन। देखिए ये जो है ये वाटर जो पॉन्ड होता है, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में हो या आर्टिफिशियली जो है डिग किया गया हो फील्ड में, वहाँ पे ये सी प्लांट्स होते हैं। सी प्लांट मतलब ये वाटर में जो है होने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो जू प्लैंकटन जो है, जू प्लैंकटन अराउंड 124 to 2770 होते हैं अनड्रेनेबल में, और ड्रेनेबल में होते हैं 11 to 209। उसके बाद देखिए बैक्टीरियोप्लैंकटन। बैक्टीरियोप्लैंकटन मिलियन में होते हैं, ठीक है। तो ये 1.2 to 12.9 मिलियन पर ml ऑफ वाटर होते हैं, और यहाँ पे ड्रेनेबल में होते हैं 1.385 to 2.312। देखिए पॉइंट का एक डिजिट तक जो है आप याद रखिए, उसके बाद का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1.3 to 2.3 मिलियन जो है पर ml आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बेंथोस, ये नंबर में होते हैं आपके 0 to 2660 नंबर में होते हैं, पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं ये अराउंड आपके होते हैं 1415 to 19099। उसके बाद देखिए डिकम्पोजिशन रेट जो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सरफेस
सरफेस जो होता है वो आपका होता है 2.88 to 3.86 ड्राई वेट लॉस पर डे, और यहाँ पे 2.3 to 2.8, ठीक है, 2.3 to 2.8 आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद का डिजिट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2.37 to 2.86 इसका जो है ड्रेनेबल में है, ड्राई वेट लॉस पर डे, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉटम जो होता है, बॉटम में वो 4 to 10, इसको यहाँ पे ले सकते हैं 11, क्योंकि 10.9 है तो यहाँ पे इसको राउंड अबाउट 11 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो है पॉइंट की वैल्यूज जो है राउंड अबाउट में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 4 to 10.9 जो है ये अनड्रेनेबल में है, परसेंट में है, परसेंट ड्राई वेट लॉस पर डे। और यहाँ पे 1.5 to 2.8 है, ठीक है, 1.54 to 2.84% ड्राई वेट लॉस पर डे जो है वो ड्रेनेबल पॉन्ड में होता है। उसके बाद देखिए ग्रॉस प्रोडक्शन 1.76 to 10.9 जो है ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है, ठीक है। कार्बन का ग्रॉस प्रोडक्शन है 1.85 to 8, ये होता है आपका ड्रेनेबल में। उसके बाद देखिए नेट प्रोडक्शन जो होता है कार्बन का वो होता है आपका -1.29 to 1.35, ठीक है, ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे है। और यहाँ पे -2.4 to 1.875 जो है इसका ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे है इन ड्रेनेबल पॉन्ड। उसके बाद देखिए कम्युनिटी रेस्पिरेशन जो होता है, कम्युनिटी रेस्पिरेशन 1.66 minus 11, not minus, it is 1.66 to 11.34 ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे, और इन ड्रेनेबल में होता है 2.26 to 6 ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर डे। उसके बाद देखिए सेडिमेंट ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है 4.8 to 7.9, ये होता है आपका अनड्रेनेबल में। और यहाँ पे जो है ये होता है 0.1766 to 3.514, ये होता है आपका ड्रेनेबल पॉन्ड में, ठीक है। देखिए ये जो सेडिमेंट ऑक्सीजन कंजप्शन है इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम ऑक्सीजन पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। जैसे कार्बन का होता है उसी तरह से ऑक्सीजन का भी होता है। तो ये टेबल जो है पैरामीटर्स हैं जो कि अनड्रेनेबल एंड ड्रेनेबल पॉन्ड में पाए जाते हैं, और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं फिश कल्चर के लिए, जो अनड्रेनेबल पॉन्ड्स में रेयर की जाती हैं और जो ड्रेनेबल पॉन्ड्स में जो है रेयर की जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ फिश कल्चर इन पॉन्ड। पॉन्ड में जो फिश कल्चरिंग की जाती है किस तरह से की जाती है, किस तरह से इसकी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है कार्प कल्चर। कार्प कल्चर इज द मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ पॉन्ड फिश कल्चर विच इज पॉलीकल्चर। देखिए पॉलीकल्चर का मतलब, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन फिश या मोर देन 2 फिश, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस को कंबाइन करके एक सिंगल पॉन्ड में जो है रेयर किया जाता है, और इसे इंडिया में कंपोजिट फिश फार्मिंग कहा जाता है, कंपोजिट फिश फार्मिंग, ठीक है। और ये मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है फिश कल्चरिंग का, जिसमें जो है इंडिया की 3 मेजर कार्प जो है, मेजर कार्प स्पीसीज जो है कैटला, रोहू एंड मृगल। देखिए कैटला, रोहू एंड मृगल जो है वो इंडिया की मेजर कार्प है, इसे आप याद रखेंगे CRM से, C फॉर कैटला, R फॉर रोहू एंड M फॉर मृगल। ये इंडियन मेजर कार्प स्पीसीज हैं फिशेस की। और 3 चाइनीज कार्प जो हैं सिल्वर कार्प, ठीक है, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। तो इसे आप याद रखेंगे SGNC से, SGC, ठीक है, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। तो ये सारी स्पीसीज का कॉम्बिनेशन किया जाता है और डिफरेंट रेशियो में जो है इनको पॉन्ड में रेयर किया जाता है, और इसे कहा जाता है पॉलीकल्चर या फिर कंपोजिट फिश फार्मिंग। और ये जो है मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट पॉपुलर मेथड है, जिसे फ्रिक्वेंटली जो है फार्मर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, और कॉमनली जो है इसकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस मतलब कि इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है इस सिस्टम में, पॉलीकल्चर में। उसके बाद देखिए जो पॉलीकल्चर में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस तरह से, देखिए 6 मंथ की जो क्रॉप होती है उसमें अराउंड 5500
5500 kg पर हेक्टेयर पर 6 मंथ में जो है प्रोडक्शन होता है। और अगर 8 मंथ का प्रोडक्शन है तो वो अराउंड आपका 7200 होता है 8 मंथ में पर हेक्टेयर। ये सारे जो पैरामीटर्स, ये सारे जो नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिस पे दिए गए हैं। प्रैक्टिकल बेसिस पे जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनमें ये प्रैक्टिसेस की गई हैं और उन पे जो है बेस्ड ये नंबर जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो एक साल में जो प्रोडक्शन होता है अराउंड 10 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर होता है इन कंपोजिट फिश फार्मिंग, और वी कैन से इन पॉलीकल्चर। ठीक है, पॉलीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत सारी स्पीसीज को साथ में रेयर करने का एडवांटेज ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर होता है सबसे पहले, ठीक है, वो नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सिंगल क्रॉप कोई सिंगल स्पीसीज को रेयर कर रहे हैं तो अगर उसमें जैसे कोई बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल होती हैं, पर्टिकुलर डिजीज के लिए ससेप्टेबल होती है, तो अगर वो जो फिश है वो सिंगल क्रॉप अगर वहाँ पे है, सिंगल स्पीसीज वहाँ पे ग्रो की जा रही है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है और वो इन्फेक्शन पॉन्ड में होता है, तो पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, तो वो रिस्क वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और ये जो फिश स्पीसीज है ये डिफरेंट फीडिंग हैबिट के साथ हैं। कोई जो है कार्निवोरस है, कोई बॉटम फीडर है, कोई सरफेस फीडर है, कोई कॉलम फीडर है। तो ये जो है पॉन्ड के इकोसिस्टम को मैनेज करके रखते हैं। इसीलिए पॉलीकल्चर जो है एक सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ पॉन्ड फिश कल्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये जो कार्प कल्चर होता है ये 3 टायर कल्चर सिस्टम से कहा जाता है। 3 टायर कल्चर सिस्टम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिश की जो स्टेजेस होती है, फिश को जो रेयर किया जाता है पॉन्ड में, वो 3 स्टेजेस में रेयर किया जाता है। फर्स्ट होती है स्पॉन, सेकेंड होती है फ्राई टू फिंगरलिंग, या थर्ड होती है फिंगरलिंग टू टेबल साइज फिश। अब क्या किया जाता है जब स्पॉन स्टेज में फिश होती है? स्पॉन स्टेज वो स्टेज होती है जब लार्वा का जो योक सैक होता है, ठीक है, मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था, जब लाइफ साइकिल पढ़ाई थी फिश की, वहाँ पे पढ़ाया था कि जो योक सैक होता है वो स्वेलन पार्ट जो होता है लार्वा का, वो कम्प्लीटली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली स्टेज, ये देखिए स्वेलन पार्ट दिख रहा है लाइटली जो है, ये स्वेलन पार्ट, ये कम्प्लीटली जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस स्टेज को स्पॉन कहा जाता है। और स्पॉन के टाइम पे माउथ पोर्शन भी जो है लाइटली फॉर्म हो जाता है। तो ये जो स्टेज होती है 2 to 3 सेंटीमीटर तक इसे जो है नर्सरी पॉन्ड में रेयर किया जाता है। जब तक स्पॉन फ्राई वाली साइज नहीं ले लेता, फ्राई वाली स्टेज में नहीं आ जाता, तब तक नर्सरी पॉन्ड में इसे रेयर किया जाता है। और नर्सरी पॉन्ड में 2 to 3 वीक्स में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और 2 to 3 वीक्स में हार्वेस्ट करने के बाद इसे जो है रेयरिंग पॉन्ड में फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है। देखिए फिंगरलिंग स्टेज वो स्टेज होती है जब जो फ्राई होता है 8 to 12 सेंटीमीटर या अराउंड 15 सेंटीमीटर तक का साइज जो है अटेन कर लेता है, या रफली अगर इसे मेजर किया जाए तो इंडेक्स फिंगर जितना साइज जो है अटेन कर लेता है, तब इसे जो है फिंगरलिंग स्टेज कहा जाता है। और ये रेयरिंग पॉन्ड में जो है इस स्टेज को रेयर किया जाता है और अप टू 3 मंथ्स तक जो है इसे रेयर किया जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर इसे जो है फिंगरलिंग स्टेज को स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है, जो कि तब तक किया जाता है जब तक वो टेबल साइज फिश या मार्केटेबल जो है फिश ना बन जाए। ठीक है, या जिस पर्पस के लिए उसे यूज किया जा रहा है, जितना साइज जो है रिक्वायर्ड है, जितना साइज जो है फार्मर को चाहिए उतना साइज अटेन ना कर ले, तो उसे जो है ये जो कंपोजिट फिश कल्चर पॉन्ड होते हैं उनमें स्टॉक किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 3 टायर कल्चर सिस्टम। 3 अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग पॉन्ड में जो है रेयर किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्प कल्चर में कितनी स्टेजेस होती हैं, तो कार्प कल्चर में होती हैं 3 स्टेजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फ्राई होता है, ठीक है, ये वाला जो फ्राई होता है ये वाला, इसकी अराउंड 3 to 4 क्रॉप्स जो है सीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग द सीजन जो सीजनल पॉन्ड्स होते हैं उस टाइम पे 3 to 4 क्रॉप्स जो है इसकी हार्वेस्ट की जाती हैं, सिर्फ फ्राई की। ओके, मतलब मैं आपको फ्राई की बता रही हूँ, मतलब जिसके बाद जो है फ्राई को डिफरेंट पॉन्ड्स में, रेयरिंग पॉन्ड्स में जो है स्टॉक किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये नर्सरी पॉन्ड है और नर्सरी पॉन्ड से देखिए जो है अलग अलग पॉन्ड में फ्राई को जो है इन पॉन्ड में स्टॉक किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्राई के बाद जब फिंगरलिंग स्टेज आ जाती है, ये वाली स्टेज, तो उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में जो है इसको स्टॉक किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए पॉन्ड में जो फर्टिलाइजेशन होता है, कैटल मैन्योरिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस होता है पॉन्ड का, उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्योरिंग की जाती है। और जो फीड होता है फिश का, देखिए 1:1 रेशो जो है इसका मिक्सचर रखा जाता है ऑयल केक का और राइस ब्रांड का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फ्राई रेज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए नर्सरी पॉन्ड जो है स्मॉल पॉन्ड होते हैं, ठीक है, रेज किए जाते हैं अप टू फिंगरलिंग स्टेज, वो स्लाइटली बिगर पॉन्ड में होते हैं। अराउंड 0.05 टू 0.1 हेक्टेयर का एरिया होता है जिसमें फिंगरलिंग टू अप टू फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द बिगर साइज पॉन्ड कंपेरेटिव टू नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये वो पॉन्ड है बिगर पॉन्ड जिसमें फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक रेयर किया जाता है, और ये नर्सरी पॉन्ड है स्मॉल पॉन्ड। इसके बाद जो है इन्हें प्रॉपर जो कंपोजिट फिश कल्चर पॉन्ड होते हैं, जब फिंगरलिंग स्टेज आ जाती है तो फिंगरलिंग को फिर जो है प्रॉपर कंपोजिट फिश कल्चर पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली द 3 टायर कार्प कल्चर सिस्टम। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड कार्प फार्मिंग के बारे में। देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब होता क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे कार्प फार्मिंग के साथ जो है अदर फार्मिंग सिस्टम को कंबाइन किया जाता है ताकि ये जो है फार्मर को बेनिफिट दे सके। फार्मर को कैसे बेनिफिट होगा? फार्मर को बेनिफिट होगा कि पॉन्ड में जो है फिश रेयर हो रही है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है पिग जो है वहां पे रेयर किए जा रहे हैं, या वहां पे डक रेयर की जा रही है, या फिर जो है वहां पे चिकन रेयर किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए जो पिग का जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है पिग स्टाइल का, ठीक है, पिग स्टाइल वो एरिया होता है जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है। तो पिग स्टाइल को नियर द पॉन्ड जो है स्टैब्लिश किया जाता है ताकि इसका जो एक्सक्रीटा है उसे डायरेक्टली पॉन्ड में रिलीज किया जा सके, और ये जो है पॉन्ड में एज अ फर्टिलाइजर वर्क करता है, एज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वर्क करता है। तो यहाँ पे किसी भी आउट सोर्स से फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करने की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है कार्प फार्मिंग को या फिश को जो है यहाँ पे बेनिफिट होता है। फिर जो पिग होते हैं उनको मीट पर्पस के लिए भी जो है यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग में फिश और पिग को साथ में रेयर किया जाता है ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। देखिए पैरामीटर इस तरह से हैं कि पॉन्ड में जो है फिंगरलिंग अराउंड 8 to 9,000 पर हेक्टेयर के रेट से जो है फिंगरलिंग को स्टॉक किया जाता है, और 6 स्पीसीज जो है कार्प की ली जाती हैं, जो 6 मेजर स्पीसीज हैं, जो 3 इंडियन मेजर कार्प हैं, कैटला, रोहू और मृगल, और जो 3 जो है चाइनीज कार्प है, सिल्वर, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो ये 6 की 6 स्पीसीज जो है कंपोजिट फिश कल्चर में जो है रखी जाती हैं, ठीक है। जो कंपोजिट फिश कल्चर हमने पढ़ा था उसमें जो 6 स्पीसीज हैं वही 6 स्पीसीज यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग में यूज की जाती हैं और पॉन्ड में स्टॉक की जाती हैं। फिर इनका जो रेशो रखा जाता है वो इनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जैसे सरफेस, कॉलम, बॉटम फीडर एंड ग्रास कार्प। इसको रखा जाता है 40:20:30:10 के रेशो में। मतलब अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस 40 है, कॉलम है 20, उसके बाद बॉटम फीडर है 30 और ग्रास है 10। तो इस रेशो में जो है इसे फील्ड में पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं पिग्स की। देखिए 30 to 40 पिग्स जो है रेयर किए जाते हैं एक टाइम में पॉन्ड में। मतलब जो रेयरिंग होती है, जो पिग्स होते हैं उन्हें जो है जो पिग स्टाइल होते हैं उसमें 30 to 40 पिग्स जो है नंबर में रखे जाते हैं, और पिग्स जो होते हैं इनको अप टू 6 मंथ तक रेयर किया जाता है। देखिए 2 months ओल्ड जो पिगलेट होता है उसे जो है रेयर किया जाता है अप टू 6 मंथ, जब तक वो अराउंड 60 to 70 kg ऑफ बॉडी वेट को अटेन करता है। देखिए 60 to 70 kg बॉडी वेट जो है वो स्लॉटरिंग जो है स्टेज होती है जिसमें पिग को स्लॉटर किया जा सकता है, मीट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो उस एज तक जो है इसे रेयर किया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में जो है सेकंड बैच को रेयर किया जाता है। तो ये जो है पिग का नंबर है कि 30 से 40 पिग जो है रेयर किए जाते हैं फिश पिग फार्मिंग में, इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग में। उसके बाद देखिए पिग्स का जो फीड होता है, मैश इनको प्रोवाइड किया जाता है एवरेज रेट ऑफ 1 kg पर डे जो है इनको मैश प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से फिशेस का फीड होता है। देखिए फिशेस जो है वो
पॉन्ड में जो एक्वेटिक वीड होती है उनके ऊपर फीड करती हैं, और इनको जो है एनिमल ग्रीन एनिमल फॉडर जो होता है वो भी जो है फिशेस को प्रोवाइड किया जाता है। और पिग्स के लिए भी जो है ग्रीन फॉडर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी ना हो। ठीक है, जो अलग अलग टाइप की ग्रासेस होती हैं, ठीक है, उनको जो है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है पिग को। उसके बाद देखिए फिश की जो ईल्ड होती है इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग में वो अराउंड होती है 6 to 7,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर, और जो पिग से जो मीट ऑब्टेन की जाती है वो होती है अराउंड 4 to 5,000। ठीक है, 4 to 5,000 होती है मीट, जो कि 4 to 5,000 kg जो कि फिश पिग फार्मिंग में ऑब्टेन की जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे फिंगरलिंग कितना स्टॉक करना चाहिए, कितना रेशो जो है इनका पॉन्ड में होना चाहिए, कौन कौन सी स्पीसीज जो है स्टॉक की जाती हैं, कितने नंबर जो है पिग्स, कितने पिग्स जो है रेयर किए जाते हैं, कितनी ईल्ड होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी इंटीग्रेटेड फिश पिग फार्मिंग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड फिश एंड डक फार्मिंग। देखिए जिस तरह से फिश कल्चर के साथ पिग को कंबाइन किया गया था पिग फार्मिंग को, उसी तरह से यहाँ पे डक फार्मिंग को कंबाइन किया जाता है। ऐसे जो है जो ड्रॉपिंग्स होती हैं डक्स की वो एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर जो है यूज की जाती हैं, और डक को जो है एग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एग पर्पस के लिए और मीट पर्पस के लिए जो है रेयर किया जाता है। देखिए अब इसके जो कुछ पैरामीटर्स हैं, देखिए सबसे पहला पैरामीटर है जो फिंगरलिंग को पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है ऑल 6 कार्प स्पीसीज। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी थी कार्प स्पीसीज कैटला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, तो वही कार्प स्पीसीज जो है यहाँ पे यूज की जाती हैं 6,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, 6,000 पर हेक्टेयर ये फिंगरलिंग का जो है नंबर है। फिंगरलिंग इतनी फिंगरलिंग्स जो है स्टॉक की जाती हैं 1 हेक्टेयर के पॉन्ड में, और विद द रेशो ऑफ 40:20:30:10। ये जो है इनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग रेशियो होता है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया सरफेस, कॉलम, बॉटम फीडर एंड ग्रास कार्प का जो रेशियो रखा जाता है पॉन्ड में वो कुछ इस तरह से रखा जाता है। उसके बाद देखिए जो डक का नंबर होता है 200 to 400 डक्स जो हैं सफिशिएंट होती हैं 1 हेक्टेयर पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए। तो 200 से 400 डक जो है रेयर की जाती हैं। देखिए जो डक हाउस होता है वो या तो पॉन्ड में कुछ इस तरह से स्टैब्लिश किया जाता है, या फिर पॉन्ड के जो है नियर बाय प्लेस में स्टैब्लिश किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी से जो है स्टैब्लिश किया जाता है। देखिए पॉन्ड में स्टैब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि सुटेबिलिटी हो, जो ड्रॉपिंग्स हो उनको डायरेक्टली पॉन्ड में जो है रिलीज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए जो डक्स होती हैं अराउंड 2 to 3 month ओल्ड डकलिंग्स जो होती हैं उनको रेयर किया जाता है, और जो डक होती है वो बेसिकली 5 से 6 मंथ में जो है एग देना स्टार्ट कर देती है, और अप टू 2 years तक जो है एग्स देती है। तो ये जो है इसका बेसिकली 2 से 3 मंथ ओल्ड जो डकलिंग्स होती हैं उनको रेयर करना जब स्टार्ट किया जाता है तो 5 to 6 मंथ्स में उनका एग देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इनका जो फीड होता है डक का वो 100 ग्राम पर बर्ड पर डे जो है इनको फीड दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो ईल्ड होती है, देखिए फिश की ईल्ड जो होती है वो 3,000 to 5,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होती है, और जो डक की ईल्ड होती है, देखिए डक में क्या होता है कि डक मीट अराउंड 500 kg तो डक मीट ऑब्टेन किया जाता है, और अराउंड 17,000 से लेकर 20,000 जो हैं एग्स ऑब्टेन किए जाते हैं डक फार्मिंग से, व्हेन द डक फार्मिंग इज कंबाइंड विद फिश फार्मिंग। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स हैं। देखिए ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं कि कितने डक्स जो हैं रेयर किए जाते हैं फिश कल्चर के साथ, या जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ये रेशो इंपॉर्टेंट है, ये जो फिंगरलिंग का जो स्टॉक होता है वो इंपॉर्टेंट है, जो इनका जो मंथ है कितने मंथ से डक जो है एग देना स्टार्ट करती है, कितने एयर तक देती है, कितनी ईल्ड होती है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये थी इंटीग्रेटेड फिश डक फार्मिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फिश एंड पॉटरी फार्मिंग। देखिए जिस तरह से इंटीग्रेटेड फिश डक फार्मिंग उसी तरह से इंटीग्रेटेड फिश पॉटरी फार्मिंग, यहाँ पे पॉन्ड के साथ साथ जो है चिकन को भी रेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है
चिकन्स जो होते हैं उनको पॉन्ड के साथ रेयर किया जाता है, जैसे डक्स को किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए पॉटरी का जो पॉटरी फार्मिंग होती है वो जो है बेसिकली उसका जो वेस्ट होता है या जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होती हैं, रिच सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर होती हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हाईएस्ट अमाउंट में होता है, कैल्शियम हाईएस्ट अमाउंट में होता है पॉटरी वेस्ट में या पॉटरी मैन्योर में। तो यहाँ पे किसी भी आउटसोर्स से फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो वेस्ट होता है पॉटरी फार्मिंग का वो सफिशिएंट होता है पॉन्ड में फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए। तो ये बेनिफिट यहाँ पे होता है। और पॉटरी जो चिकन्स रेयर किए जाते हैं एग पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए बेसिकली जो है रेयर किए जाते हैं, तो ये बेनिफिट जो है फार्मर को होता है। अराउंड 6,000 टू 7,000 जो है एग ऑब्टेन किए जाते हैं। और जो मीट है, मीट अराउंड 1500 से 2000 kg मीट जो है ऑब्टेन किया जाता है फिश पॉटरी फार्मिंग में चिकन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है पर बर्ड पॉटरी किलो रेज करने के लिए वह 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड होता है, 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड। उसके बाद जो चिकन्स के नंबर होते हैं 400 टू 600 चिकन्स पर हेक्टेयर जो है रेयर किए जाते हैं। और फिश का जो प्रोडक्शन होता है अराउंड 4 टू 5 टन पर हेक्टेयर जो है फिश प्रोडक्शन होता है इंटीग्रेटेड फिश पॉटरी फार्मिंग में। एग का प्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, अराउंड 6,000 टू 7,000 एग जो है ऑब्टेन किए जाते हैं इंटीग्रेटेड फिश और पॉटरी फार्मिंग में। देखिए पॉटरी फार्मिंग जो है, पॉटरी फार्मिंग में बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट होता है न्यूट्रिशन का। इसमें अबंडेंट ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो पॉन्ड में कोई भी आउटसोर्स से फर्टिलाइजर को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर। देखिए एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर होता है ये बेसिकली वाटर लॉक्ड एरिया में या जहां पे इरिगेशन कैनाल होते हैं या स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं वहां पे बेसिकली ये एयर ब्रीथिंग कल्चर फिश कल्चर जो है किया जाता है। ठीक है, लो लाइंग एरिया वहां पे हो जाता है, तो उन एरियाज में इस कल्चर को किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोई फिश, ठीक है, लाइक सिंघी, मगूर, म्यूरल्स, तो इन्हें बेसिकली जो है एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर में यूज किया जाता है। और स्वैम्पी एरियाज जो हैं ये इरिगेशन कैनाल के पास होते हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन जो है ग्रो कर रहा है, स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं वहां पे एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर को किया जाता है। तो इसमें जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो 6 टू 10 ग्राम लिया जाता है। और प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन होता है 3,000 टू 7,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर जो है इसमें प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखिए जो 8 मंथ का क्रॉप होती है उसमें 3,000 kg पर हेक्टेयर होता है, थोड़ी मोनोकल्चर। ठीक है, चाना मरूलिस जो है वो स्पीसीज का नाम है इन स्वैम्पी पॉन्ड्स। और इंटेंसिव सिस्टम ऑफ मोनोकल्चर में जब मगूर और सिंघी को जो है रेयर किया जाता है विद द फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे अराउंड 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर की जो है यील्ड ऑब्टेन की जाती है। तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, देखिए एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर में यहाँ पे जो पॉन्ड्स होते हैं उन्हें बेसिकली जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, ये जो एरियाज होते हैं ये फॉर्म हुए एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे फिश कल्चर को किया जाता है। जैसे जहाँ पे कहीं पे वाटर लॉक कंडीशन है तो वहाँ पे जो है ये फिश कल्चर किया जाता है, या कहीं पे स्वैम्पी कंडीशन जो है क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। देखिए वेजिटेशन इसीलिए ताकि जो फिश होती हैं उनको फीड करने के लिए वहाँ पे जो है अबंडेंट वेजिटेशन जो है मिल जाए। तो ये होता है एयर ब्रीथ फिश कल्चर। देखिए इमेज में देखिए, ये देखिए एरिया, बहुत सारा वेजिटेशन यहाँ पे है, स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब वाटर एक्यूमुलेट हो रखा है, उसे कहा जाता है वाटर लॉक्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये है एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है सीवेज फेड फिश कल्चर। देखिए सीवेज का मतलब होता है, सीवेज इज बेसिकली द वेस्ट एंड द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से जो वेस्टेज रिलीज होता है, जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, दैट इज बेसिकली द सीवेज।
एंड इट इज़ बेसिकली द अबंडेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, तो फर्टिलाइज़र को ऐड करने की जो है रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इंडिया में बेसिकली जो है अराउंड 150 सीवेज फेड फिश फार्मिंग है जो कि अराउंड 12,000 हेक्टेयर एरिया कवर करती हैं। तो इट इज़ बेसिकली वेरी फेमस एंड वेरी फ्रिक्वेंटली अडॉप्टेड मेथड जो कि अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें सीवेज वाटर को जो है यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है अराउंड 7 to 10 टन होता है। अगर बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं तो वहाँ पे 7 to 10 टन का जो प्रोडक्शन है वो रिपोर्ट किया गया है। और इजीली ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्शन जो है अराउंड 7 टन पर हेक्टेयर जो है पर ईयर ऑब्टेन किया जा सकता है विद द ऑप्टिमम कंडीशन, जहाँ पे मिक्स कल्चर किया जाता है 5 कार्प्स का। अब ये 5 कार्प स्पीसीज कोई सी भी ली जा सकती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। तो ये जो है इसका प्रोडक्शन है। उसके बाद देखिए जो वेस्टेज होता है उसको बेसिकली जो सी वेस्टेज होता है जनरली समर सीजन में उसे डी वाटर किया जाता है, डी वाटर कम्प्लीटली ड्यूरिंग द समर। जो पॉन्ड होता है जिसमें सीवेज होता है उसे कम्प्लीटली जो है डी वाटर किया जाता है ताकि उससे जो कार्निवोरस फिश हैं उनको रिमूव किया जा सके, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें जो है रिमूव किया जा सके, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ जो हार्मफुल हैं पॉन्ड में फिश कल्चर के लिए। उसके बाद देखिए जो ये पॉन्ड डी वाटर किया जाता है ये विद इन द मंथ जो है रेडी हो जाता है फिश स्टॉकिंग के लिए। तो फिर उसके बाद 1 मंथ बाद जो है इसमें दोबारा से फिंगरलिंग को स्टॉक किया जाता है। उसके बाद देखिए जो पॉन्ड होता है उसे इनिशियली फर्टिलाइज किया जाता है पार्शियली, ठीक है, ट्रीटेड विद द सीवेज इफ्लुएंट अप टू 75 to 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉन्ड का जो 75 to 80 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है उसमें सीवेज से उसे ट्रीट किया जाता है और फिर जो है क्लीन वाटर को पंप किया जाता है अप टू 1.5 मीटर। जब तक वाटर लेवल जो है अप टू 1.5 मीटर ना आ जाए तब तक उसमें वाटर को जो है पंप किया जाता है पॉन्ड में। तो ये है सीवेज फेड फिश कल्चर, ठीक है। इसके की पॉइंट्स हैं, देखिए ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा, ये FAO का डेटा है, ठीक है। तो ये जो अगर डेटा जो अपडेटेड डेटा होगा तो वो आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो डेटा है वो सुटेबल है। तो ये इंडिया का डेटा है और ये बेसिकली इसमें प्रोडक्शन है कि कितना प्रोडक्शन जो है सीवेज फेड फिश कल्चर में किया जाता है, फाइन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सीवेज, क्योंकि ये जो है बेसिकली रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से इसे अडॉप्ट किया जाता है। देखिए इस तरह से जो है कुछ इस तरह से फिश सीवेज फेड फिश कल्चर को जो है कंपोज किया जाता है इसे इस तरह से, ठीक है। तो ये था सीवेज फेड फिश कल्चर। बहुत सारे फिश कल्चर जो है फिश फार्मिंग सिस्टम हमने इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करे। मॉड्यूल नंबर 2 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इट हैज़ बिन कंप्लीटेड हियर। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट मॉड्यूल हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। सो टिल देन यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।